Hello students. In the last video we covered up the 2024 paper. In this video we will cover up the B.A.L.L.B examination, June 2023 examination. This is of economics 2, economic problems and polities in India. Okay, so let's start with section A. In section A, the first question is that what do you mean by subdivision and fragmentation of land holdings? I think fragmentation और consolidation का concept हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में भी किया था. आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है. देखो पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन की. फ्रेगमेंटेशन क्या है? दैट डिवाइडिंग, इन सिंपल टर्म्स, डिवाइडिंग अ लार्ज piece of land into smaller parts, right? और कंसोलिडेशन इसका ऑपोजिट है. कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स क्या होता है? दैट उन स्मॉलर पार्ट्स को जब आप मर्ज करके एक लार्जर पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है, इट इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, टू दिस प्रॉब्लम, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. ओके, कंसोलिडेशन सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम का. एक बार हम इसका आंसर रीड कर लेते हैं. तो ये है आंसर. सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स रेफर टू द प्रोसेस वेयर अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स, यूजुअली ड्यू टू द इनहेरिटेंस और सेल. देखो वही बात आ गई कि जब एक लार्ज पीस ऑफ लैंड को आप डिवाइड करते हो स्मॉलर पार्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब डिविजन या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. उसके बाद वो कह रहा है दैट सब डिविजन हैपन्स व्हेन अ लैंड ओनर डिवाइड्स देयर लैंड अमंग देयर चिल्ड्रन, giving each a separate portion. Over time this reduces the size of each individual land. तो सब डिविजन होता क्यों है कि भाई अगर मतलब जैसे वो बता रहा है कि अगर लैंड ओनर ने अपनी मतलब जो भी उसकी लैंड थी वो डिवाइड कर दी अमंग देयर चिल्ड्रन में, तो उसकी वजह से मतलब ये सब डिविजन होता है ऑफ लैंड. एंड ओवर द टाइम दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल्स लैंड. तो हर एक इंडिविजुअल का जो पोर्शन होता है लैंड का, वो ओवर द टाइम इट गेट्स रिड्यूस्ड. नेक्स्ट आ जाता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन occurs when these smaller portions are not continuous but are scattered in different locations. तो वो कॉन्टिन्यूस लोकेशन में नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशंस में है. कि ये जो मतलब जो स्मॉलर पोर्शन है, लेट्स सपोज इफ देयर आर स्मॉलर पोर्शन, वन इज एट प्लेस ए, फिर एक जो है वो प्लेस बी पर है, एक प्लेस सी पर है. तो इस तरीके से कि अगर वो डिफरेंट लोकेशंस पर है, वो जो स्मॉलर जो पोर्शन है लैंड के, वो डिफरेंट लोकेशन पे है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. फॉर एग्जांपल, वन फार्मर में ओन फ्यू स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड इन डिफरेंट एरियाज इंस्टेड ऑफ वन लार्ज पीस. अब ये हमने लास्ट जो हमने मतलब वीडियो करी थी उसमें मैंने ये बताया था कि एक अगर फार्मर है, उसके पास अगर ये 3 जगह पर ये प्लॉट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 5 हेक्टर्स है, ठीक है, प्लेस बी पर भी 5 हेक्टर्स है और प्लेस सी पर भी 5 हेक्टर्स है. ठीक है, अब अगर हम इसको कंसोलिडेट करके उसे एक ही लोकेशन पर, लेट सपोज प्लेस डी पर, हम उसे सारी की सारी लैंड प्रोवाइड कर दें और वर्थ ऑफ वैल्यू दिस, दैट इज 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15 हेक्टर्स. कि प्लेस डी पर आपने उसे 15 हेक्टर्स की लैंड प्रोवाइड कर दी. सो दैट इज नोन एज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. ठीक है, एक चीज और, यहाँ पर जो ये मैंने फ्रेगमेंटेशन लिखा, आई थिंक दिस शुड बी सब डिविजन. ठीक है, ये है सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग. और अगर ये जो स्मॉलर पोर्शन है ये डिफरेंट लोकेशन पर है, तो उसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग. ठीक है, ओके. So this creates problems because smaller and scattered plots are harder to farm efficiently. It increases the cost, reduces the productivity and makes the use of modern farming tools difficult. So I hope क्वेश्चन आपको क्लियर था. सबसे पहले तो क्वेश्चन क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, आंसर पर तो हम बाद में जाएंगे. आपको पता होना चाहिए ये कौन से यूनिट से क्वेश्चन है. ये एग्रीकल्चर का जो आपका आई थिंक यूनिट है, वहां से ये क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दैट व्हाट डू यू मीन बाय सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. ओके,
अब सब डिवीजन तो आप एक्सप्लेन करोगे, फ्रेगमेंटेशन भी एक्सप्लेन करोगे, साथ ही साथ कंसोलिडेशन भी एक्सप्लेन कर देना, जैसे हमने भी अपनी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा था ना, बिकॉज कंसोलिडेशन इज लाइक अ सॉल्यूशन, वो तो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what are the structural changes, what are the structural changes in Indian economy in post 1991 period? देखो यूनिट 1 का क्वेश्चन है ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस पूछ रहे हैं पोस्ट 1991 पीरियड में। अब तुम्हें भी पता है 1991 में कौन सी पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब एलपीजी पॉलिसी, राइट। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, अभी आप थोड़ा पैटर्न आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आफ्टर 1991 फॉलोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो बात आ गई ना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा है वो, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। These changes were aimed at making the economy more market oriented, efficient, globally competitive। देखो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन, है ना। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट का कंट्रोल हम रिड्यूस कर रहे हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन या फिर बिकॉज मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर्स आ जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर्स आ जाएंगे तो प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। हेयर्स अ सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द की स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो देखो सबसे पहला क्या है, शिफ्ट टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन यही कहता था द गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर से वो रिड्यूस हो गया था। दिस इंक्लूडेड रिमूविंग restrictions on production, investment and pricing. Licenses known as the license raj were no longer required for most of the industries, allowing the private business more freedom to operate. उसके बाद आता है फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन। मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर privatized, meaning they were sold to the private companies. This was done to improve efficiency and reduce the burden of the government. अगला क्या आ जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। That India opens its market to the world by reducing the import tariff. Import tariff क्या होता है, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, जिससे इंपोर्ट जो होते हैं वो कॉस्टलियर हो जाते हैं, एंड अलाउइंग फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द कंट्री। दिस इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी इंक्रीज ट्रेड एंड ब्रॉट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल चेंजेस का, तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि भाई पहले 3 पॉइंट तुम्हें पता है, लिबरलाइजेशन, फिर क्या है प्राइवेटाइजेशन, अगला क्या है ग्लोबलाइजेशन, सिंपल। और जो अगला पॉइंट है वो भी सिंपल है, कैसे, क्योंकि हमें पता है भाई इंडिया में जब स्ट्रक्चरल चेंज की बात आ रही है, स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब कि पहले अगर हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, अगर पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा जीडीपी पे मतलब उसका कंट्रीब्यूशन था, तो अब लेकिन हम एग्रीकल्चर सेक्टर से हम आ रहे हैं किसकी तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ, राइट। तो ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग, और सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये तो तुमने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, दे ग्रीव रैपिडली। इट बिकेम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओवरटेकिंग द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। रिडक्शन इन गवर्नमेंट रोल, देखो वही चीज दोबारा से आ रही है, द गवर्नमेंट शिफ्टेड इट फोकस फ्रॉम कंट्रोलिंग द इकोनॉमी टू फैसिलिटेट ग्रोथ बाय क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे तुम जीएसटी की बात बता सकते हो। अब ये चीजें पता है, जरूरी नहीं कि जो आपने बुक्स में पढ़ा है वही लिखना है। अगर आप न्यूज़पेपर में आपने कोई चीज़ पढ़ी है और वो आपके आंसर से रेलेवेंट है, या आपने किसी और सब्जेक्ट में कुछ वो टॉपिक पढ़ रखा है, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस में कुछ पढ़ा है, ठीक है, और वो आपके इस आंसर से रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हो अपने आंसर में। तो टैक्स रिफॉर्म्स में जैसे आप लिख सकते हो, टैक्सेस वर सिंप्लीफाइड टू मेक देम मोर बिजनेस फ्रेंडली एंड एफर्ट्स वर मेड टू रिड्यूस टैक्स इवेजन। कि मतलब आपने कंप्लीट अपनी इनकम आपने नहीं दिखाई, आपने जो आपकी जो इनकम थी वो आपने मतलब हाइड कर ली ताकि आपको टैक्स पे ना करना पड़े। लेटर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इन 2017 फर्दर स्ट्रीमलाइन द टैक्स सिस्टम। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे वो मॉडर्नाइज हो गए थे, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स वर अलाउड टू ऑपरेट, स्टॉक मार्केट वर आल्सो रिफॉर्म टू इंश्योर बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, policies were introduced to promote exports and make Indian products competitive in the global market. Rise of the private sector, fewer restriction, the private sector flourish हुआ, playing a major role in the economy's growth. Urbanization and infrastructure development, there was rapid urbanization and significant investment in roads,
एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सब आता है ना, रोड्स, एयरपोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन विच बूस्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 4 नंबर में हमें इतना सारा लिखना है? नहीं, वर्ड लिमिट आपकी कितनी है सेक्शन ए के लिए? 75 वर्ड्स। ये सारा कंटेंट तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मतलब बता दिया है कि ये सब आप लिख सकते हो, बट इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी वर्ड लिमिट को एक्सीड मत करना, उन्होंने कहा है नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, तो अपनी वर्ड लिमिट पर ही रहना, ठीक है। तो बस एक लास्ट में कंक्लूजन पैराग्राफ हो जाएगा, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3, राइट द 4 नेम्स ऑफ सिक इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। ओके। सिक इंडस्ट्रीज पता है आपको कौन सी होती हैं? सिक इंडस्ट्रीज, सिंपल। सिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो इतना भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही कि वो अपनी बेसिक डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सके। अगर बेसिक डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कहेंगे सिक इंडस्ट्री, ठीक है। तो वो पूछ रहा है राइट 4 नेम्स ऑफ सिक इंडस्ट्रीज इन पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया। देख लेते हैं एक बार। हेयर आर 4 एग्जांपल्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, देन सेकंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, देन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI, देन हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड। सो दीज इंडस्ट्रीज फेस्ड फाइनेंशियल लॉसेस एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो कर लोगे एग्जाम में? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप ऑफ द फर्म्स? तो आपको पता है भाई सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है यहाँ पे ओनली। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस, एक सिंगल ओनर है बिजनेस का, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग, ये रहा। A sole proprietorship is a type of business owned by and run by a single person. The owner is responsible for all the decision, profit and losses of the business. जितना भी प्रॉफिट है उस अकेले पर्सन का है, जितना भी लॉस है वही बियर करेगा। It's simple to start and the owner has complete control over his business, but they also have unlimited liability. देखो unlimited liability क्या होता है? Unlimited liability होता है that in case if his personal in case if his business assets are insufficient to repay the debt, then his personal assets can also be used to repay the debt। कि अगर मैं मतलब सोल प्रोप्राइटर हूँ और मेरे मतलब मैंने अगर कोई लोन वगैरह लिया है, मुझे चुकाना है, मेरे अगर बिजनेस एसेट्स जो हैं वो अगर इनसफिशिएंट रह गए तो मेरे पर्सनल एसेट्स को भी, मेरी पर्सनल कार, पर्सनल मतलब जो हाउस है वो भी मतलब ले लिए जाएंगे टू रीपे द डेप्ट। This means if the business faces losses or debts, the owner is personally responsible for paying them. फिर बात कर लेते हैं पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप ऑन द अदर हैंड इज बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय 2 और मोर पीपल हु शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो यहाँ पे शेयरिंग होती है। द पार्टनर्स वर्क टुगेदर टू रन द बिजनेस एंड दे मे हैव अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है अबाउट हाउ थिंग्स विल बी शेयर्ड। Like sole proprietorship, the partners usually have their unlimited liability, meaning their personal assets can also be used to cover the business deficits if needed। कि अगर उनके जो business assets है अगर वो insufficient हो गए तो उनके personal assets को भी use किया जा सकता है उन debts को meet करने के लिए। However, partnerships allow for shared investment, effort and expertise, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? NIEO, ठीक है। तो ये रहा आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। NIEO was a concept proposed in the 1970s by developing countries to create a fairer global economic system। तो दिया किसने था? डेवलपिंग कंट्रीज ने दिया था ये कंसेप्ट। At that time, wealth and power was largely concentrated in the hands of developed countries like the United States and Europe, while developing countries, often in Asia, Africa, and Latin America, struggled with poverty and inequality. The idea of NIEO was to make changes in global trade, finance, and technology sharing so that the developing countries could grow economically and reduce their dependence on richer nations. It called for, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही ये आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं।
तो डेवलपिंग कंट्रीज का कहना था कि एक तो फेयर ट्रेड रूल्स होने चाहिए दैट वुड बेनिफिट द पुअरर नेशन सच एज बेटर प्राइसेस फॉर देयर रॉ मटेरियल लाइक ऑयल मिनरल्स और क्रॉप्स। सेकंड उनका कहना था मोर कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिसाइड कर सके हाउ टू यूज देम इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंपनीज डूइंग सो। उसके बाद उन्होंने कहा फाइनेंशियल एड एंड डेप्ट रिलीफ टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो विदाउट बीइंग बर्डन बाय लोन्स। फिर था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो नॉलेज और टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ टू हेल्प द पुअरर कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज। तो जो गोल था एनआईईओ का वो था टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज क्रिएटिंग अ मोर बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमी। देखो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलपिंग कंट्रीज ने ये कंसेप्ट दिया था 1970 में। भाई उनका ये कहना था कि ये जो गैप है ना डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में, इसको रिड्यूस करो तुम। अब यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूरोप हो गया, और डेवलपिंग कंट्रीज एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब। तो इनका था भाई एक तो तुम फेयर ट्रेड रूल्स बनाओ अपने, जिससे हमें मतलब बेटर प्राइसेस मिल सकें हमारे रॉ मटेरियल के, बिकॉज जनरली डेवलपिंग कंट्रीज वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें बेटर प्राइसेस चाहिए उसके। मोर कंट्रोल ओवर आर रिसोर्सेज, की जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर हमारा कंट्रोल ज़्यादा रहे। फाइनेंशियल एड एंड डेट रिलीफ, कि भाई जो भी लोन्स वगैरह लिए हुए हैं भाई उसको आप मतलब इंटरेस्ट रेट या कम चार्ज करो, या हमें मतलब हमें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करो, राइट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भाई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके पास जो भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज है वो हमारे साथ भी शेयर करो ताकि हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो सके। बस ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, आप क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका। अब सेक्शन बी शुरू हो जाता है। सेक्शन बी में टोटल आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 3 यू विल हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल पूछ रहा है इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं आंसर को। तो यहां पर ये एफडीआई का रोल दिया हुआ है। क्या है रोल? फर्स्ट वन, इट बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इट बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एफडीआई इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी, helping industries expand and creating jobs. For example, foreign investment in sectors like technology, manufacturing, retail have fueled the economic activity. तो मेन चीज आपको याद रखनी है, एफडीआई इंजेक्ट्स मनी। और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की बात कर रहे हैं। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन। जब फॉरेन कंपनीज सेटअप करेंगे अपने फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, सर्विस सेंटर, तो वो क्या क्रिएट करेंगी? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, द एंट्री ऑफ कंपनीज लाइक Amazon एंड एप्पल हैव प्रोवाइडेड जॉब्स इन लॉजिस्टिक, रिटेल एंड आईटी सेक्टर। देन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, एफडीआई इंक्रीज करता है ना फॉरेन करेंसी इनफ्लो को। फॉरेन करेंसी इनफ्लो मतलब यूएस डॉलर की बात करना है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दिस हेल्प्स द कंट्री मैनेज इंपोर्ट्स एंड स्टेबलाइज द रूपी। Development of new sectors, FDI has opened up and developed new sectors in India such as e-commerce, renewable energy and digital payments, right? ग्लोबल इंटीग्रेशन होता है इससे, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ बिजनेस होता है। देखो लिख रहा है, टू अट्रैक्ट एफडीआई इंडियन गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस पॉलिसी टू सिंप्लीफाई बिजनेस रेगुलेशन सच एज अलाउइंग 100% एफडीआई। 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर्स में लाइक टेलीकॉम हो गया, रिटेल हो गया या डिफेंस हो गया। फिर कुछ चैलेंजेस भी हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया। एक बार थोड़ा सा इसको, वैसे तो आई होप कि आप लिख सकते हो, बट थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं ट्रेड यूनियनिज्म को। Trade unionism in India began during the British rule as a way for workers to come together to fight for their rights and better working conditions. First organized trade union, that is the Madras Labour Union, was formed in 1918. Over the time, trade unions became a powerful voice for workers, especially industries like textiles, railways, and plantations. प्राइमरी गोल क्या होता है ट्रेड यूनियन का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, कि भाई हमें फेयर वेजेस दो, हमें रीजनेबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारे लिविंग कंडीशन इंप्रूव करो। दे ऑल्सो वर्क टू रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस बाय नेगोशिएटिंग विद द एम्प्लॉयर्स। Trade unions in India are often influenced by political parties, which are both strengthened and complicated their functioning. Laws like Trade Union Act 1926, इसको प्लीज अगर हो सके तो याद रखना, Trade Union Act 1926 provide a legal framework for their registration and operation. ठीक है,
उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, राइट इन डिस्कस इन ब्रीफ द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया कब आई थी? 1991। ओके, तो देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स टू मॉडर्नाइज एंड बूस्ट द इंटर कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। कैसे? एनकरेजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। द पॉलिसी प्रमोट्स द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, रिड्यूसिंग अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल। फिर उसके बाद आया था आपका लिबरलाइजेशन, कि जो भी ये एक्सेसिव लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी इसको रिड्यूस कर दिया गया। लेकिन हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर हजार्डस केमिकल्स, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को सेटअप या एक्सपेंड करने के लिए ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। देन ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर है, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SMEs, small and medium enterprises get special attention through financial assistance, tax benefit and simpler rules ensuring their growth. Public sector reform, focus on sustainability. Sustainability का मतलब पता है ना, emphasis, importance is placed on environmentally friendly industrial practices to balance growth with sustainability. तो बस इस तरीके से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9। तो सेक्शन सी में यू विल हैव टोटल 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस यू विल हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। फ्रेगमेंटेशन का अब तो मतलब क्लियर होगा ना, अभी हमने किया था फ्रेगमेंटेशन, that most farmers own small and scattered piece of land, making it hard to adopt modern farming technique. Dependence on monsoon, उसकी heading से clear है, dependence on monsoon, that Indian agriculture relies heavily on rainfall which is unpredictable. Low use of technology, दैट काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, एडवांस फार्मिंग मेथड्स नहीं है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं, सॉइल डिग्रेडेशन है, लैक ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट है, दैट फार्मर्स जनरली स्ट्रगल करते हैं टू गेट लोन एट रीजनेबल रेट्स, फोर्सिंग देम टू रिलाई ऑन मनी लेंडर्स हु चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइस फ्लक्चुएशन है, फार्मर्स फेस अनसर्टेन इनकम ड्यू टू द मार्केट प्राइस चेंजेस एंड लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी। भाई वेयर हाउसेस इनके पास है नहीं, राइट, और मार्केट प्राइस भी लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उनकी अनसर्टेन इनकम रहती है फार्मर्स की। इनएडिक्वेट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, मैनी क्रॉप्स पेरिश ड्यू टू द पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, बैड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्पेशली इन द रूरल एरियाज। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, फार्मर्स के पास ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, उन्हें बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं पता, मार्केट ट्रेंड नहीं पता, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में इतना नहीं पता है उनको। मिडल मैन जो होता है वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। फार्मर्स डोंट ऑलवेज गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, फॉर देयर प्रोड्यूस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, मिडल मैन। रेमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं भाई? यहाँ पे एक तो लैंड रिफॉर्म लेके आओ, कि जब तुम फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम कह रहे हो कि फ्रेगमेंटेशन इज द प्रॉब्लम, राइट, ये कहा ना हमने कि ये प्रॉब्लम है, तो भाई इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन है आपका कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बेटर इरीगेशन सिस्टम, ओके, promoting technology, improving the soil health, access to credit, that strengthening रूरल बैंक्स को स्ट्रेंथन करो, कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्ट्रेंथन करो जिससे फार्मर्स को लोन मिल सके एट फेयर इंटरेस्ट रेट्स। फेयर प्राइसिंग एंड मार्केट सपोर्ट, इसमें आप MSP के बारे में बताओ। गवर्नमेंट शुड इंश्योर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड प्रमोट डायरेक्ट मार्केटिंग टू रिड्यूस द एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन। कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। बिल्डिंग मोर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड इंप्रूविंग द रूरल ट्रांसपोर्टेशन कैन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स। फार्मर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब ये एक प्रॉब्लम थी ना कि फार्मर्स के पास नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई कैसे हमें मतलब अपने फसल को बचाना है। तो नॉलेज होगी या गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें उन्हें नहीं पता, तो उन्हें एजुकेट करो। ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर वर्कशॉप्स एंड कैंपेन टू एजुकेट द फार्मर्स अबाउट मॉडर्न टेक प्रैक्टिसेस एंड गवर्नमेंट स्कीम इज इंपॉर्टेंट। क्रॉप इंश्योरेंस, प्रमोटिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स कैन प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, की भाई एक ही तरीके की क्रॉप्स मत ग्रो करो, अलग अलग उसमें मतलब आप ग्रो करो, उसका डाइवर्सिफिकेशन करो। एनकरेजिंग फार्मर्स टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स and invest in allied activities like dairy farming or fisheries can stabilize their income। बस, ठीक है।
फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? क्रिटिकली डिस्कस द न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकता है वो एग्जाम में, एग्जाम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये है इंडिया की न्यू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021। मेन था कि सिंप्लीफाई करो ट्रेड प्रोसीजर को, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करो। तो की फीचर्स क्या है? फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको याद होगा जब हमने लास्ट जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो हमने इसकी बात की थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, कि सब कुछ ऑनलाइन कर दिया उन्होंने। अब आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन है यहाँ पर। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो। ठीक है, डिजिटलाइजेशन, देखो लिख रहे हैं ना, डिजिटलाइजेशन इट एम्फसाइजेस यूजिंग टेक्नोलॉजी। द आइडिया इज टू इंटीग्रेट सिस्टम फॉर क्विकर अप्रूवल एंड टू ट्रैक शिपमेंट विच कैन हेल्प रिड्यूस डिले एंड कॉस्ट। फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को आप मतलब अडॉप्ट करो। क्रिटिसिज्म क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। आपने कोई बात पेपर पे तो बोल दी कि ठीक है, वाइल द पॉलिसी लुक्स गुड ऑन पेपर बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेस हर्डल्स। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं दे मे फेस स्ट्रगल विद द ट्रांजिशन टू न्यू डिजिटल सिस्टम और कंप्लाइंग विद द अपडेटेड रूल्स। ग्लोबल कंपटीशन है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट है। द पॉलिसी assume that global market will continue to be accessible and demand will remain stable. However, economic downturns और geopolitical tension could disrupt the trade, affecting the policy effectiveness. अब ये जो हम वॉर वगैरह देखते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, तो दैट इज अ जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से इट कैन डिस्टर्ब द ट्रेड। Focus on big players. Some critics argue that policy is more beneficial for larger exporters, leaving small businesses with limited support. तो जो SME जो सेक्टर है may not fully benefit from the incentive of digital tool provided. उसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11th। एक्सप्लेन द मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन द रैपिड ग्रोथ। तो फिर से वो स्ट्रक्चरल चेंजेस की ही बात कर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस ये तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा कि सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर था तो एग्रीकल्चर से हम आए इंडस्ट्री पर, फिर इंडस्ट्री से हम गए सर्विस सेक्टर पे इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, राइट। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो इसमें 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहा है। आपकी प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? कौन से ईयर में बनी थी बताओ? 1950 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? 1951 से 1956। ठीक है, और उसके बाद फिर वो प्लानिंग कमीशन के बाद क्या आ गया था? नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में ही पढ़ के जाना। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन तो आपने स्कूल में भी पढ़ा है, राइट। इन द 1960s इंडिया इंट्रोड्यूस्ड कौन सा सीड्स? HYV सीड्स पढ़ा था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, irrigation and fertilizer to increase the agriculture productivity. This transformed India from food importing to self-sufficient nation. Urbanization लिख सकते हो, technological advancements, global trade and integration. मेजर कंस्ट्रेंट क्या है रैपिड ग्रोथ में? भाई हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, चाहे हम रोड्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसपोर्ट, इट स्टिल इनएडिक्वेट फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी। दिस ऑब्स्ट्रक्ट द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट है कि ठीक है सर्विस सेक्टर में आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं स्टिल फेस अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग यूथ एंड रूरल पॉपुलेशन। तो उसको मैं कैसे कहूँगा? इसको मैं कहूँगा जॉबलेस ग्रोथ। कि ठीक है, नो डाउट जीडीपी इंक्रीज हुआ है, मैं कब कह रहा हूँ कि जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ? जीडीपी इज इंक्रीज, तो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट इफ आई टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये कैसी ग्रोथ है? जॉबलेस ग्रोथ है। इनकम इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी इंक्रीज भी हुआ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ विद सिग्निफिकेंट इनकम डिस्पैरिटीज बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जीडीपी इंक्रीज हो गया, नो डाउट एफिशिएंसी। ये मेरा टोटल जीडीपी है, ठीक है, ये अगर पहले इतना था अभी ये इतना हो गया, इंक्रीज हो गया। बट पॉइंट ये है कि क्या ये इक्वली डिवाइडेड है? क्या ये इक्वली डिवाइडेड है? तो दूसरी चीज हमारी आ जाती है इक्वालिटी। एक होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी तो आ गया लेकिन क्या इक्वालिटी है? तो वही वो कह रहा है दैट देयर इज इनकम इनइक्वालिटी। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, स्टिल जो काफ़ी सारा लार्ज पार्ट है पॉपुलेशन का वो स्टिल डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे।
which remains vulnerable to monsoon and lack modernization. Policy implementation issues, there is delay in implementing government policy and inefficiency with governance slow down progress. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है जो इंडस्ट्रियल की जो ग्रोथ होती है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, रिसोर्स डिप्लीशन होता है, जिसकी वजह से इट अफेक्ट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसी की बात कर रहा है वो। डिस्कस द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्या होती है एमएनसी? एक एमएनसी वो कंपनी होती है जो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है, ये तो आपको पता है। उसके हेडक्वार्टर एक कंट्री में होते हैं और जो उसकी ब्रांचेस, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज होते हैं वो अदर कंट्रीज में होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इंक्लूड कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, कोका कोला। बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है एमएनसी के इंडियन इकोनॉमी पे? इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एमएनसी ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया विच इंक्रीज द जीडीपी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, दे क्रिएट जॉब्स। अब जब वो अपनी फैक्ट्रीज वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जॉब्स क्रिएट होंगी फॉर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल। ये जो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जो कस्टमर सपोर्ट जो होता है एक तरीके से, इफ एनी पर्सन इज वर्किंग एज अ कस्टमर सपोर्ट इन amazon.com, ठीक है, तो वो क्या है, वो यही तो है, एम्प्लॉयमेंट ही तो क्रिएट किया है। Then we have technology transfer. MNCs introduce advanced technologies, improving productivity and innovation in Indian industries. Global trade links. उससे it help Indian companies to link to the international market, promoting export. Infrastructure develop होता है. MNCs contribute to better infrastructure like roads, power, communication. Improve standards. They often bring global standard of quality, customer service and efficiency. हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई ये जो है एमएनसी जो है, इट मे ओवर यूज इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, रिपेट्रिएशन वर्ड मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझाया था कि जो भी प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया वो सारा का सारा प्रॉफिट अपनी कंट्री, अपनी होम कंट्री में वापस ले गए। मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्नड इन इंडिया आर सेंट बैक टू द एमएनसीज होम कंट्री, रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर इंडिया। इम्पैक्ट ऑन लोकल बिजनेसेस, ये तो एक बहुत ही आई मीन ये तो काफ़ी सिंपल सा पॉइंट है कि जब यहाँ पर एमएनसीज ऑपरेट करेंगी तो जो हमारे स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हैं, डेफिनेटली दे विल स्ट्रगल टू कम्पीट विद द लार्ज स्केल ऑपरेशन ऑफ एमएनसीज। कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है, इससे क्या होता है, ये फॉरेन लाइफस्टाइल और प्रोडक्ट को प्रमोट करता है विच में ओवर शेडो आर लोकल ट्रेडिशंस। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ओवर रिलायंस ऑन एमएनसीज कैन मेक द इंडियन इकोनॉमी वल्नरेबल टू ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, एमएनसीज पे लो वेजेस और प्रोवाइड पुअर वर्किंग कंडीशंस। बस फिर एक लास्ट में आप एक कंक्लूजन पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडियन इकोनॉमी, कमेंट। डिस्कस द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स। तो देखो इसमें उसने आपसे सब कुछ ही पूछ लिया, उसने आपसे मीनिंग भी पूछ लिया इंडस्ट्रियल सिकनेस का, इसने कॉजेज भी पूछ लिया और इसने रेमेडियल मेजर्स भी पूछ लिए 20 मार्क्स में। तो इंडस्ट्रियल सिकनेस, इट रेफर्स टू इंडस्ट्रीज दैट फेल टू ऑपरेट प्रॉफिटेबली, भाई प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रहे, फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, इवेंचुअली बिकमिंग नॉन फंक्शनल। ये सीरियस इशू है इंडिया में, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट होती है, एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट होता है, रिसोर्सेज इंपैक्ट होता है। कॉजेज क्या है? सबसे पहला कॉजेज तो भाई तुम्हारा मैनेजमेंट ही खराब है, पुअर मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफन लीड टू लॉसेस। फाइनेंशियल इशूज हैं, वर्किंग कैपिटल इतनी नहीं है, हैवी डेप्ट बर्डन्स हैं। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेसेंस, तुम एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मार्केट का कंपटीशन है, स्मॉल इंडस्ट्री स्ट्रगल टू कम्पीट विद लार्ज प्लेयर एंड इंपोर्ट्स। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, पॉलिसी बैरियर है, लेबर प्रॉब्लम मतलब स्ट्राइक हो जाती है या फिर लेबर की लो प्रोडक्टिविटी है, डिस्प्यूट हो जाते हैं विद वर्कर्स एंड ऐड टू द चैलेंजेस। इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डिमांड मैनी इंडस्ट्रीज फेस रेड्यूस सेल्स एंड रेवेन्यू। रेमेडियल मेजर्स इसके क्या हो सकते हैं भाई? उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तुम प्रोवाइड करो, प्रोवाइड टाइमली लोन, सब्सिडीज एंड डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग फॉर स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज। अगर तुम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन क्या बनेगा? टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। मार्केट एक्सेस, प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज टू ग्रो इन ग्लोबल मार्केट। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेन वर्कर्स टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड मीट इंडस्ट्री नीड्स, कि अगर उनकी प्रोडक्टिविटी कम है तो क्यों कम है? क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं है। तुम उन्हें ट्रेन करो जिससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो एंड दे कैन मीट द इंडस्ट्री नीड्स। सिंप्लीफाई करो रेगुलेशंस उनके लिए।
reduce the bureaucratic hurdles to ensure smooth operation. तुमने हर चीज़ के लिए अगर एक हर्डल रखा हुआ है कि पहले यहाँ से जाके साइन करा के आओ, फिर तुम इसका अप्रूवल लेके आओ, तो उसकी वजह से डिले तो होगा. तो इसलिए उन रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करो. मॉनिटरिंग सिस्टम, identify and address early warning sign of industrial sickness. Public private partnership, encourage collaboration between the government and private sector to revive these industries. Support for MSME sector. MSME full form क्या है? Medium small and micro small and medium enterprises. Focus on strengthening micro small and medium enterprises which are more vulnerable. बस उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा खत्म. ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में मतलब हर एक क्वेश्चन आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.